अब शो हो रही है स्क्रीन? ओके। Okay, now we start our new lecture series regarding the Constitution of India. Constitution of India की आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो आज हम थोड़ा सा इंट्रो समझेंगे और अपने कॉन्स्टिट्यूशन से तो अवेयर होंगे कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है। तो पहला लीगल डॉक्यूमेंट है और लॉ की स्टेबिलिटी विद इंडिया आर कम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. It's a living document. I personally think that the Indian Constitution is a living document which always be breathe and doing all activity which a living person can do. Constitution of India is itself a complete law for every country and especially a democratic country. Whatever be the good thing can be have the democratic country, all are present in the Constitution of India. कई बार लोगों का ये रहता है कि जी ये तो कलेक्ट करके बनाया गया है, अपना कुछ नहीं है. तो भाई ऐसा है कि जैसे काफ़ी कहते हैं ना कि वो चीज़ वहाँ से ली, वो वहाँ से ली, इंडिया ने क्या दिया. तो ऐसा है कि पहली बात तो ये कि अच्छी चीज़ सब जगह अच्छी होती है. हम ये नहीं कह सकते वो मेरे पास अच्छी है दूसरे के पास अच्छी नहीं. अच्छी चीज़ सब जगह अच्छी होती है. तो वो कहीं से ली या ना ली, किसी ने हमसे पहले बनाया नहीं बनाया, उस चीज़ में ना जाके मैं कहूँ कि अगर मैं कहीं और से भी लेता तो वो कहीं ना कहीं से आती. वो अच्छी तो सब जगह अच्छी है और अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट ही करा जाता है, बुरी चीज़ नहीं ली जाती. सेकेंड थिंग इज दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट एनी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट और स्पेशल डॉक्यूमेंट फॉर द इंडिया. वट एवर द फंडामेंटल राइट, वट एवर द प्रोसीजर, वट एवर द theory behind the rules is always be present in the India. It's just a manifestation of that thing. हमने बस उन चीज़ों को एक रिटर्न फॉर्म में मैनिफेस्ट कर दिया, परमानेंट कर दिया. ऐसा नहीं कि इंडिया में थी नहीं. चाहे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की जो फंडाज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी बात करें, वो सब चीज़ इंडिया में थी. अपार्ट फ्रॉम पॉलिटी पोर्शन तो चलो वो तो एक स्ट्रक्चर हमने डेवलप्ड करा, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है. लेकिन बेसिक क्रक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज भी प्रेजेंट इन इंडिया. इक्वलिटी हमारे पास थी, सेकुलरिज्म हम पहले से ही थे, सोशलिस्ट हम बहुत ज़्यादा थे. इसके अलावा सारे क्या कहते हैं डीपीएसपी की जो फंडाज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं कि हाउ टू बी रूल बाय अ नेशन, हाउ टू बी रूल बाय अ गवर्नमेंट ऑन अ नेशन, वो सारे हमारे पास पहले से थे. राजा का सिद्धांत और राजा के क्या दायित्व और कर्तव्य रहेंगे, ये हमारे ग्रंथों और हमारे एपिक्स में पहले से अवेलेबल थे. तो नॉट एनीथिंग न्यू विद अस. तभी हमने इतना इजीली इसे अडेप्ट एंड इनेक्ट कर लिया. हमें कोई ऐसी दिक्कत फील नहीं, क्योंकि कंटिन्यूटी में लाइफ के साथ चल रहा था वो. इंडिया जैसी कंट्री जहाँ लॉट ऑफ द रिलीजन्स, लॉट ऑफ लैंग्वेज, कल्चर्स, वेराइटी ऑफ द customs are available, still we are get the independence from 1947 and adopt a constitution 1950 without any legal awareness, media and any type of resources with us. बिना किसी ऐसे कोई बड़ा प्रोग्राम हमने नहीं करा, कोई अवेयरनेस कैंपेनिंग हमने नहीं चलाई, फिर भी हमने इसे अडॉप्ट करा क्योंकि हम ऑलरेडी इससे परिचित थे. वी आर ऑलरेडी इंट्रो विद दैट. इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस. वन थिंग इज दैट apart from the constitution we are just go through with the basic concepts regarding the what the constitution actually have of a India. इसमें हम दो तीन चीज़ों का एक पहले तो मैं बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन दो पार्टों में डिवाइड है. एक तो आपका पॉलिटी पोर्शन है, जो 52 53 के बाद जो 53 ऑनवर्ड्स जो स्टार्ट होता है, और एक आर्टिकल 1 से 52 तक का जो पोर्शन है फंडामेंटल ड्यूटी तक का, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन पोर्शन है, जहाँ पे हम बेसिक फंडाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लर्न करेंगे. और पॉलिटी पोर्शंस में हाउ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैज़ बीन मेड गवर्न और डूइंग देयर एक्टिविटीज, वी विल बी डिस्कस अबाउट दैट देयर. तो और इस चीज़ में भी कॉन्स्टिट्यूशन पोर्शन में भी हमारे पास एक अपना प्रेम्बल है, एक फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल ड्यूटी हैं, और इनके बीच में डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़. ये सारी चीज़ें हमें समझनी है. कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि काफ़ी सारे जुडिशरी के एग्ज़ाम में ना कॉन्स्टी नहीं आता, बट फिर भी मैं पर्सनली आई थिंक दैट कि कॉन्स्टी हर बच्चों को आना चाहिए. कॉन्स्टी नॉट इवन द लॉ स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट शुड बी अवेयर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, बट बिकॉज इट्स अ थिंग which show you why you are special from the other one.
क्यों इंडिया स्पेशल है, क्या करेक्टरिस्टिक्स है इंडिया के, कैसी है इंडिया, क्या फिलॉसफी है। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक वर्ड जुड़ा होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब व्हाट्स द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है। जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो फ्रीडम फाइटर ऑफ थे, उनकी क्या थॉट प्रोसेस थी, उनका क्या सिद्धांत था, कैसा देश कैसा भारत वो बनाना चाहते थे, वो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। और ये चीज़ मैनिफेस्टेशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है कि व्हाट आर द ब्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी आर्टिकल, every single article have there's a unique beauty with them. It's a like a magic with itself of Indian constitution. Lengthiest constitution of the world है, और इतना easy नहीं है कि हमने कहा और संविधान है और ऊपर ऊपर से 2-3 चीज़ें समझी, 6 फंडामेंटल राइट हैं और ये हो गया ना। पढ़ के देखें कभी इसे, वो बताता है। ऐसे ही थोड़ी ना देश हम बार बार कह देते हैं कि देश संविधान से चलेगा, कुछ तो होगा उसमें, कुछ तो उसकी शख्सियत में होगा जो पूरे देश को रन आउट कर रहा है। और फ्रॉम द जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी सब लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं। इतने बड़े डाइवर्सिटी वाली कंट्री में जहाँ मल्टी लैंग्वेज है, मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, कस्टम है, कल्चर है, क्राइटेरियाज है, क्लाइमेट है, सब ने एक साथ एक्सेप्ट कर लिया। व्हाट आर द ब्यूटी ऑफ दैट बुक, सब ने एक साथ कि हाँ अच्छी है। नो वन इज देयर इज अगेंस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉपी नहीं थी भाई ये, काफ़ी जो कहते हैं ना कि इंडिया एक्ट जो बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 वगैरह जो बने, उनकी कॉपी नहीं थी। वो तो सबने एक्सेप्ट नहीं करा था, उसके खिलाफ काफ़ी सारे मूवमेंट्स थे, इसके खिलाफ नहीं थे। इट्स अ डिफरेंट फ्रॉम दैट थिंग। रीज़न बिंग व्हाट आर द डिफरेंट, हमें स्टैटिक्स में नहीं जाना, हमें जाना है इसके इमोशंस पे, हमें जाना है इसकी स्पिरिट पे। स्पिरिट आर द डिफरेंट। Framers of constitution spirit have the different spirit from the other ones. इंडिया एक्ट 1935 थे, बाकी सारे जो एक्ट्स थे, कुछ कुछ अलग अलग प्रोविजंस हमने कहीं से उठाए, उनकी स्पिरिट अलग थी, और इसको बनाने की असेंबल करने की स्पिरिट अलग थी। दैट इज़ द डिफरेंट मेक द विच मेक स्पेशल ही मेक फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज़ द USP of the Indian Constitution, that its spirit, its basic structure which we deal in the केशवानंदा भारती केस। उन्होंने केशवानंदा जी ने के केस में चीफ जस्टिस सीकरी जी ने यही तो कहा कि भाई वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द व्हाट यू कैन अमेंड और व्हाट यू कैन नॉट अमेंड। 368 की जब अमेंडमेंट पावर पे हम चर्चा कर रहे थे तो जस्टिस सीकरी ने बहुत अच्छी एक बात कही कि वी आर नॉट कंसर्न अबाउट व्हाट यू कैन अमेंड और व्हाट यू कैन नॉट बी अमेंड द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर कंसर्न अबाउट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीज़ तो स्टैटिक है, कोई कुछ कहीं लिखी हुई है, कोई कुछ कहीं लिखी हुई है, लेकिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट शुड बी ऑलवेज बी सर्वाइव, इट शुड नॉट बी इन्फ्रिंज। आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल दीजिए, सब कुछ नया बना दीजिए, लेकिन इसकी बेसिक स्पिरिट शुड नॉट बी गेट एनी टाइप ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, गेट एनी टाइप ऑफ हार्म। वो नहीं आप उसका इन्फ्रिंजमेंट कर सकते, वो उसका हनन नहीं कर सकते, क्योंकि उससे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट से देश की स्पिरिट है, तब उससे देश मर जाएगा। So that is the Indian Constitution. We start with our the first things regarding the constitutions. फंडामेंटल लॉ ऑफ कंट्री है। कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी कंट्री है कैसी, आपकी कंट्री सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, मोनार्की है, कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आपके यहाँ, किस टाइप के इलेक्शन है, दैट आर बी डिसाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 12 शेड्यूल्स, 25 पार्ट्स, 470 के अराउंड आर्टिकल से सम्मिलित हमारा भारत का संविधान अपने आप में एक अभूतपूर्व, एक अविश्वसनीय आपकी एक रचना है, जिसका अब हम आगे अध्ययन करेंगे। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्रिएम्बल। अच्छा, प्रिएम्बल के साथ प्रिएम्बल की हिस्ट्री ये रही कि सबसे पहले अमेरिका ने प्रिएम्बल बनाया, और उसी तर्ज पे इंडियन गवर्नमेंट आल्सो थिंक अबाउट टू बी मेक द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी अलग थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करा, और प्रिएम्बल कमेटी प्रिएम्बल की तो कोई कमेटी नहीं थी, स्पेशली पंडित जवाहरलाल नेहरू टेक द इनिशिएटिव एंड मेक द प्रिएम्बल इन इटसेल्फ अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ा ही सुंदर उन्होंने प्रिएम्बल की रचना करी, और स्पेशली उन्होंने प्रिएम्बल के साथ पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करा। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिएम्बल इज अबाउट द प्रीफेस एंड इंट्रोडक्शन, कि जो आप बुक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है,
किस प्रोस्पेक्टिव से वो लिखी गई है, उसका उद्देश्य क्या है, दैट आर बी डिसाइडेड बाय द प्रियम्बल एंड दैट थिंग आर मेड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई थिंक अराउंड 85 to 88 वर्ड्स का ये प्रियम्बल है, जो कि एक बार 44th अमेंडमेंट में, सॉरी 42nd अमेंडमेंट में ये इसमें कुछ वर्ड्स भी ऐड करे गए थे। 1976 में 3 वर्ड ऐड करे गए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। These 3 words are added in the 42nd amendment of the Constitution। एक बार प्रेम्बल पढ़ेंगे बड़े ध्यान से और समझेंगे कि प्रेम्बल कहता क्या है। प्रेम्बल से ना पूरे, अगर हमसे कोई पूछे तो पूरा सारा लॉ ही प्रेम्बल के अंदर सम्मिलित है। प्रेम्बल कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब इसकी सोर्सिंग अथॉरिटी इंडियंस पीपल हैं। सोर्स, वेयर द सोर्स यू गेट दैट टू मेक द प्रियम्बल, फिर द सोर्स यू गेट दैट टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। किससे हमें सोर्स मिला, किससे अथॉरिटी मिली, पीपल ऑफ इंडिया से अथॉरिटी मिली कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग हैविंग स्लोमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया को हमने सबने मिलके कंस्टिट्यूट करा है, किस में, सोवरिजन में, सोशलिस्ट में, सेकुलर में, डेमोक्रेटिक में एंड रिपब्लिक में। नाउ वी कंस्टिट्यूट इंडिया ए कंट्री विच इज सोवरिजन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, जो कि अपने आप में सुप्रीम है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणतंत्र है। हमारे ऊपर अपने किसी का कोई राज्य नहीं है, हम अपने आप में सुप्रीम हैं, हम सामाजिक हैं। कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति सामाजिक नहीं है, असामाजिक है, क्योंकि वो लोगों से घुलना मिलना जानता है, वो लोग समाज के साथ बैठना जानता है, समाज में कैसा बिहेव, कैसा वेल मैनर्ड बिहेव होगा वो जानता है। सेकुलर है, उसका अपना कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है, वो सभी धर्मों की समान रूप से इजाज़त देता है, समान रूप से सम्मान करता है, वो किसी धर्म में भेदभाव नहीं करता। डेमोक्रेटिक अबाउट द डेमोक्रेसी है, पीपल्स गवर्नमेंट है, लोगों का वहाँ शासन है, रिपब्लिक है, गणतंत्र है, जनता की आवाज़ है, जनता का राज्य है। दैट थिंग विद द इंडिया, दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिया। इफ एनीवन आस्क व्हाट इज द इंडिया, सो वी कैन बी सेड दैट व्हेनेवर द these 5 characters are present with the country, definitely it's be a India. And what see that, and it's secure to all its citizen. After give the characteristics of the India, he also secured its citizens justice regarding the social, economic and political। सामाजिक रूप से आपको न्याय मिलेगा, समाज में आपको समान समझा जाएगा, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, अनटचेबिलिटी नहीं होगी, कोई आपको टाइटल नहीं दिया जाएगा, इकोनॉमिकली आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। थोड़े से सेक्शन आर्टिकल्स आप देखते चलना, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हमको आर्टिकल 16 प्रोवाइड कर रहा है। सोशल अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 15 है, 17 है और 18 है। अब पॉलिटिकल जस्टिस की मैं बात करूँ तो आर्टिकल 326 है। 326 क्या है, अडल्ट सफरेज, हमें वोटिंग राइट है, दैट इज द पॉलिटिकल जस्टिस विद अस। इफ वी टॉक अबाउट द लिबर्टी ऑफ द थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, दैट आर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 25। राइट टू फ्रीडम है हमारे पास अपने मन से अपने धर्म को चुनने का अधिकार है, अपनी फेथ का चुनने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने का आर्टिकल 19 देता है हमें, बिलीफ और थॉट क्रिएट करने का, वी हैव द लिबर्टी टू डू वट एवर वी वांट टू डू। एंड नेक्स्ट इज अबाउट द इक्वालिटी रिगार्डिंग द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 14 और 16 इज सिंपली stated that everyone is equal before the eye of law. So it is the Indian Constitution preamble which give the characteristics of the India and secure the citizens' right in respect of the justice, liberty and equality. After giving all these rights, it's give the promise and make the promise from the people that they should have to promote among them all। उन सब के बीच में हमें प्रमोट करना है, क्या प्रमोट करना है, फैटर्निटी को, भाईचारा को प्रमोट करना है, सभी लोगों को हम आपस में एक प्रेम भाव और सद्भाव के साथ रहें। एंड अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर व्यक्ति की डिग्निटी को अश्योर करना है। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो 3 ऑब्जेक्ट विद द इंडियन कंट्री इज लाइक दैट, द फैटर्निटी, डिग्निटी एंड यूनिटी और इंटीग्रिटी। If we ensure these 3 things, we always can be ensured that the India will always be live
भारत जिंदा रहेगा अगर ये 3 चीज़ें रहेंगी, और अगर भारत जिंदा रहेगा तो ऊपर वाली चीज़ें हमें मिली जाएंगी, भारत के 5 करेक्टरिस्टिक्स और भारत के लोगों के 3 अधिकार, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी. After concluded, they said that the on 26th November 1949, remind the date, preamble are come with the enforce 26th November 1949, do hereby we adopt, हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा है, हमने इसको गोद लिया है, इनेक्ट करा है, अपने ऊपर लागू करा है, गिव टू अवर सेल्फ, और अपने आप को दिया है. अब ये बात 3 समझना कि हमने इसे गोद लिया, अपनी गोदी में लिया, फिर अपने माथे से लगाया, इनेक्ट करा, और फिर अपने दिल में लगाया, गिव टू अवर सेल्फ, अपने आप को दिया है. दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वी डिड द अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ. गेट इट? Every features regarding the India, every features regarding the Indian law, or every right regarding the Indian citizens and every duty regarding the Indian citizens are here. कैसा देश है वो हमने बताया, लोगों पे क्या अधिकार है वो हमने बताए, लोगों की क्या ड्यूटी है वो हमने बताई, और यहाँ पे सारा लॉ कैसा होगा वो हमने इस प्रेम्बल से हमने डिसाइड करा. इट्स प्रेम्बल इज कंप्लीट अबाउट द इटसेल्फ. एक जो कंसेप्ट हमने शायद पहले मैंने आपको बताया, ग्रैंड नॉर्म है ये हमारा. जितने भी सारे लॉ हैं वो अपनी वैलिडिटी इससे ही लेंगे. इट्स नॉट अ नॉर्म, इट्स अ ग्रैंड नॉर्म. और वन थिंग इज स्पेशल विद द ग्रैंड नॉर्म इज दैट इट्स ऑलवेज बी अ सिमिलर विद द एवरीवन. ये ऐसा लॉ नहीं है कि आज कुछ है कल कुछ और होगा फिर कुछ और होगा, ये चेंज नहीं होगा. जैसे कि हमने स्टार्टिंग बात करी, अच्छी चीज़ें सबके लिए अच्छी हैं, वो आज भी अच्छी हैं, वो कल भी होंगी, वो आगे भी होंगी. आज अभी हमें इक्वलिटी की ज़रूरत है, कल भी होगी, आगे भी होगी, और कल भी थी. ये नहीं है कि इक्वलिटी आज तो चाहिए परसों नहीं चाहिए होगी जी. इक्वलिटी हमेशा चाहिए होगी, चाहे दुनिया कितनी डेवलप हो जाए. लिबर्टी हमेशा चाहिए होगी, जस्टिस हमेशा चाहिए होगा. डेवलपमेंट ऑलवेज बी रिक्वायर्ड गेट द थिंग्स विद द इक्वलिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस. जब आज़ादी मिलेगी, समान रूप से समझा जाएगा और न्याय की अवेलेबिलिटी होगी, तभी तो हम सारे राइट्स को एंजॉय कर पाएंगे, तभी तो हम डेवलप कर पाएंगे, तभी तो अपनी थॉट एक्सप्रेशंस को बिलीव को इंश्योर कर पाएंगे, तभी तो हम अपने व्यक्तित्व को संभाल पाएंगे. अगर एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्तित्व को दबाने लग जाए तो फिर कैसे हम अपने व्यक्तित्व को संभालेंगे. हमें यहाँ पे अपने व्यक्तित्व को लिबर्टी देने का राइट है, उसे जस्टिस दिलवाने का राइट है, और सभी के व्यक्तित्व को समान समझा जाएगा, ऐसी हमें इंश्योरिटी मिली है. गेट इट? तो दैट इज द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यू हैव टू बी वेरी go through with that. You have to be very clear with your Indian preamble. Apart from that, when the preamble are always be a part of Indian constitution or not, it's always be a question कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं. अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, इन्फोर्सिबिलिटी तो इसकी है नहीं. इन्फोर्सिबिलिटी पे तो इसका कोई डिस्कशन हुआ नहीं कि अगर प्रेम्बल ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ ऐसा कोई प्रोविजंस क्या होगा. तो बेरी यूनियन केस में 1960 में एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि देखो बनना भी अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया भी नहीं है. बाद में जब सारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तब बाद में इसको बनाया गया. लेकिन फिर भी बेरी केस ने इसलिए इन्हीं कारणों की वजह से बेरी ने कहा कि भाई इन्फोर्सिबिलिटी है नहीं, बना भी अलग है, बाद में ऐड हुआ है, तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स जस्ट अ की. बेरी केस क्या कहता है कि जस्ट अ की टू नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. जस्ट अ जिस्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ये है नहीं. लेकिन केशवानंद भारती केस एंड LIC ऑफ इंडिया केस आर स्पेसिफिकली मैनिफेस्टली सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द प्रीएम्बल एंड दैट प्रीएम्बल इज द essential part of the Indian Constitution. It's so the philosophy of the maker of the Indian Constitution. It give us the idea of the Indian Constitution. It give us the ideology how to be read the Indian Constitution. Whenever you go through with the Indian Constitution, first time you have to be read the preamble and create your mindset how the Indian Constitution will deal. प्रेम्बल पढ़ने के बाद अब आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि अब मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, वो कैसा है, उसे कैसे पढ़ा जाएगा. आगे जब कॉन्स्टिट्यूशन में कभी कोई दिक्कतें मिलेंगी तब हम फिर प्रेम्बल पे आएंगे, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसकी फिलॉसफी को समझेंगे, उस माइंडसेट को समझेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के पास था, फिर हम आगे बढ़ेंगे.
ठीक है, डिड यू गेट दैट पॉइंट कि प्रियम्बल पढ़ के अभी जो हमने इतना टाइम प्रियम्बल पढ़ने में लगाया, इससे आपके माइंड में अब कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या होगा अब कॉन्स्टिट्यूशन में, नॉट नथिंग मोर देन दैट। अब हम आगे करेंगे भी क्या भाई, ये आपका फंडामेंटल राइट का पोर्शन हो गया, इसे देखेंगे। ये गवर्नमेंट के ये आपके इंडिया के ये आपके इंडिया के करेक्टरिस्टिक्स हो गए, इनके रूल्स और इनके आर्टिकल्स देखेंगे। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी का पोर्शन हो गया, इसे देखेंगे। और जो अडॉप्ट, इनेक्ट और गिव टू अवर सेल्फ वाला जो पॉलिटी पोर्शन है, इसकी आगे चर्चा करेंगे। पूरे जिस्ट का थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पे पार्ट समझ लिया और उसकी फीलिंग, उसके फंडाज, उसकी फिलॉसफी हमने गेट कर ली। तो प्रियम्बल पढ़ने के बाद हमें सारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक एसेंस पता चल गया कि आगे हम ये करने वाले हैं। गेट इट? तो प्रियम्बल इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 3 केसेस आर देयर। अगर कभी केस आए, वेरी वेरी केस में क्या हेल्ड हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। लेकिन किस केस में तय हुआ कि था, तो 1973 और 1995 के केशवानंद भारती केस और LIC केस में ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। तो अब हम कंटिन्यूटी में अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है इज द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट, तो आपको लिखना है कि इट्स अ एसेंशियल पार्ट। अगर बेरी बेरी केस में पूछता है कि बेरी बेरी केस के तहत ये प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, तब उसके तहत नहीं है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्रिएट होता है कि क्या प्रियम्बल अमेंड करा जा सकता है। अब देखो, अमेंडमेंट की जो पावर है वो आर्टिकल 368 में राइट डाउन है, एंड 368 इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और केशवानंदा भारती केस से पहले हम तो ये मान के चल रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। अब जब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी रूल की मदद से उसे अमेंड कैसे कर सकते हैं। तो बिफोर 1973 इट इज क्लियर दैट द प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंड। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं, इनडायरेक्टली था ये कि प्रियम्बल अमेंड नहीं हो सकता। जब भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, तो वो अमेंड कैसे होगा। ठीक है, तो वो एक बाई साइड चलता रहा। लेकिन जब 1973 में केशवानंदा भारती ने चीज क्लियर कर दी कि प्रियम्बल इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू कैन अमेंड द एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ओनली जस्ट यू हैव टू बी सेफगार्ड द बेसिक स्ट्रक्चर, तो उन्होंने ये बात क्लियर कर दी। फिर उसी के बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई 1976 में, जहाँ पे पहली बार इंडियन प्रियम्बल को अमेंड कराया गया और 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, दीज 3 वर्ड्स आर एडेड विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल आपका कितनी बार अमेंड हुआ, एक बार अमेंड हुआ। कब हुआ, 42nd अमेंडमेंट 1976 में। कितने वर्ड ऐड हुए, 3 वर्ड ऐड हुए। कौन से हुए, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यू हैव टू बी क्लियर विद दैट। प्रियम्बल कैन बी अमेंड और नॉट, यस प्रियम्बल कैन बी अमेंड बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 368 डायरेक्टली सेज दैट द यू कैन बी अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, that is done with the preamble and the preface of the Indian Constitution. Now we come with the fundamental rights. What are the fundamental rights? Simply we first have the rights. अगर हम rights की बात करें तो बहुत सारे rights होते हैं। अब इन राइट्स में से वह राइट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग के ऑल फोर साइड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड हैं, दैट स्पेसिफिक राइट आर कॉल्ड द ह्यूमन राइट। वह कोई भी राइट जो ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल है, जैसे कि यूएन ने यूएन चार्टर में ये क्लियर कर दिया। और एक और चीज़ थी, आपको ध्यान होगा, हमने जब ह्यूमन राइट्स पढ़े तो हमने वहाँ जाना था कि मैग्ना कार्टा जो थी वो फर्स्ट ह्यूमन राइट का, मैग्ना कार्टा फर्स्ट ह्यूमन राइट के फॉर्म में आए। तो ह्यूमन राइट वो राइट जो ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन आइडेंटिटी, ह्यूमन इंडिविजुअलिटी, ह्यूमन पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, वो ह्यूमन राइट्स हैं। वैन दीज राइट गेट द लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी मिल जाए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट हो जाए, देन दिस राइट विल बिकम द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट हर कंट्री के अपने अलग अलग होंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूशन या उनके स्टैट्यूट्स में अलग लिखे होंगे। ह्यूमन राइट आर द यूनिवर्सल राइट विच आर द सिमिलर फॉर द एवरीवन, व्हाट काइंड विच ह्यूमन राइट वी अडॉप्ट। देखो यूएन चार्टर ने तो बहुत सारे ह्यूमन राइट दिए, उनमें से हमने कौन से अडॉप्ट करे, दैट वे आर कम इन द एज अ फंडामेंटल राइट फॉर द इंडिया। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव डन विद द फंडामेंटल राइट्स। गेट इट।
तो हमारे पास प्राइमरी 6 फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू इक्वालिटी, इट्स अबाउट 14 to 18, आर्टिकल 14 से 18 तक है। राइट टू फ्रीडम इज 19 to 22, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24, राइट ऑफ द रिलीजन 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 and 30, एंड राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट है, इट्स अबाउट द 32, और समहाउ 226 में हाई कोर्ट के तहत भी है। ठीक है, इसमें एक बीच में एक दो राइट और थे, एक तो राइट टू प्रॉपर्टी था। राइट टू प्रॉपर्टी भी हमारा पहले फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में। यह राइट हमने रिमूव कर दिया फंडामेंटल राइट से बाय वर्च्यू ऑफ 44th अमेंडमेंट, आई थिंक 1978 में। ठीक है, 1978 में हमने 44th अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में ट्रांसफर कर दिया, और आज की डेट में ये राइट है आपके आर्टिकल 300A के अंदर। ये 3-4 चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वहीं एक राइट और है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो है आपका आर्टिकल 21A में है। ठीक है, प्राइमरली आपकी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पर राइट टू एजुकेशन इज आल्सो योर फंडामेंटल राइट विच समहाउ रिलेटेड विद द राइट टू लाइफ के साथ हमने इसको जोड़ रखा है। ठीक है, और राइट टू प्रॉपर्टी आपको फंडामेंटल राइट कतई नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। गेट इट? नाउ वी कम विद द आवर फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी। बड़ा ही बेसिक और मेजरली इंपॉर्टेंट राइट है राइट टू इक्वालिटी। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड एज ए इक्वालिटी, द स्टेट शैल नॉट डिनाई। अच्छा, एक चीज और है, जितने भी हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे ये नेगेटिव राइट हैं। मैंने बताया था ना कि इंडिया में सब चीज पहले से ही था, हमने लोगों के लिए कुछ नहीं बनाया। ये राइट हमने बनाए थे गवर्नमेंट के लिए, कि इन फंडामेंटल राइट्स को पढ़ के गवर्नमेंट कैन बी रिकॉग्नाइज व्हाट दे कांट डू। सरकार क्या नहीं कर सकती, इस सेंस में ये राइट लिखे गए हैं। लोग क्या कर सकते हैं वो उन्हें पता है, उन्हें पहले से ही पता है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। और राइट एक ऐसी चीज है लोगों को पहले ही पता रहती है, ड्यूटीज नहीं पता होती बस। ठीक है, तो इन द all whenever we read the constitution you will find that some of the negative sense in there because it's make for the government की limitations है ये fundamental right। DPS पे गवर्नमेंट की पावर्स है कि गवर्नमेंट ये कर सकती है, और राइट टू और ये फंडामेंटल राइट्स आपकी गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जब आप लैंग्वेज देखेंगे दे बड़ा क्लियर है, स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट मना नहीं कर सकती टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने समान समझने के लिए, और इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। These are the two concepts, equality before the law come from the UK and equal protection before the law it's come from the USA। Quite similar with each other, only the difference is that कि लॉ के सामने सभी समान रहेंगे। ये हमारा जनरल बेसिक कंसाइंस है। इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ, लॉ के बेनिफिट सबको समान मिलेंगे, ये हमारा आउटपुट कंसाइंस है। इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ में हम डिस्कस कर रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ द लॉ की। ये बात हमने अपने ह्यूमन राइट वाले चैप्टर्स में भी करी थी। वन थिंग वी गो फॉरवर्ड विद दैट कि इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ हैव द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटेड इक्वली। इक्वल स्पेलिंग साइड थोड़ी सी, हाँ, इक्वल ट्रीटेड इक्वली। जो व्यक्ति समान है उसे ही समान ट्रीट करा जाएगा। एंड अनइक्वल नेवर बी ट्रीटेड इक्वली, जो अनइक्वल है उनको समान ट्रीट नहीं करा जाएगा। डिड यू गेट दैट थिंग? दैट इज द कंसेप्ट समहाउ विद द इक्विटी, कि जो व्यक्ति समान है उन्हें ही हम समान ट्रीट कर सकते हैं। जो असमान है, जिनमें कुछ डिफरेंस है, उसे हम समान कैसे ट्रीट कर लेंगे? हाउ कैन यू मेक सिमिलर विद द मेल एंड फीमेल? इट नॉट। जब नेचर ने डिफरेंस कर दिया तो हम कैसे उसे सिमिलर कर देंगे? या फिर हाउ कैन यू मेक द सिमिलर विद द रिच पर्सन एंड द पुअर पर्सन? इट्स नॉट।
there is some economic, major economic difference between them. So we have to be, can never be treated them equally in a sense of a economical life, in a sense of a availability of the resources. जिसके पास जितने रिसोर्सेज हैं वो उतना यूज कर पाएगा, या तो जो पुअर है उसको रिसोर्सेज दिए जाएं, या उसको रिसोर्सेज देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे रिजर्वेशन देना पड़ेगा, उसे सस्ते दाम पर रिसोर्सेज देना पड़ेगा, हो सकता है फ्री में भी रिसोर्सेज देना पड़े। अब यहाँ पे आपने अनइक्वालिटी नहीं करी, उनको इक्वल करने के लिए आपने ये सब करा है। जैसे कि हम फ्री राशन देते हैं गरीबों को, अब अमीर लोग कहने लगे यार हमें क्यों नहीं मिलता, आप अनइक्वालिटी कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोर्ट ने बड़ा क्लियर करा कि भैया अनइक्वालिटी नहीं है, ये इक्वल करने के लिए करा गया है। इट्स अ थिंग विच आर डिड फॉर टू मेक द थिंग्स इक्वल। इक्वालिटी और इक्विटी, यहीं पे यही कंसेप्ट आया कि इक्वालिटी जो चीज़ है वो क्या कहते हैं, आपकी नाउन है, और इक्विटी जो है वो आपकी वर्ब है, वो क्रिया है, वो करने की चीज़ है। इक्विटी इज द थिंग विच वी नीड टू डू, इक्वालिटी इज द थिंग विच वी हैव टू गिव टू डू। इक्वालिटी दी जाती है, इक्विटी करी जाती है। पहले हम इक्विटी करेंगे फिर लोगों को इक्वालिटी देंगे। कंसेप्ट क्लियर हो रहे? पहले हम इक्वालिटी देंगे नहीं, पहले करेंगे। जब सब समान हो जाएंगे तभी तो मैं इक्वालिटी दूंगा, और इक्वलिटी देने के लिए मुझे सबको समान करना पड़ेगा, और समान करने का जो प्रोसेस है दैट इज इक्विटी। गेट इट? दैट इज द इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ। नाउ अगेन वी कम ओवर द फर्स्ट पोर्शंस। ये वाला तो हमने कर लिया, सेकंड वाला इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ। इक्वलिटी बिफोर द लॉ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इक्वलिटी बिफोर द लॉ मीन्स द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। डाइसे का कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ। लॉ इज द सुप्रीम, नो वन कैन बी अबव देन द लॉ। जितने भी जनरल लॉज होंगे, चाहे वो भारतीय न्याय संहिता है, चाहे वो भारतीय साक्ष्य संहिता है, जितने भी जनरल लॉज होंगे दैट विल बी अप्लाई इक्वली टू द एवरीवन। भाई इकोनॉमिकली आप में डिफरेंस हो सकता है, सोशली आप में डिफरेंस हो सकता है, बट फिजिकली ऑल आर सेम। फिजिकली ऑल मेल्स आर सेम। तो सारे मेल्स के लिए हम सब पे एक समान लॉ बनाएंगे, सारे फीमेल्स के लिए एक समान लॉ बना देंगे। ठीक है, तो एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वल बिफोर द लॉ एंड देयर इज अ सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, रूल ऑफ द लॉ। ऑल आर कम अंडर द कंसेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। डिस्क्रिमिनेशन पे थोड़ी सी बातें और समझ लेते कि जो भाई जो डिस्क्रिमिनेशन है वो दो चीज़ों पे बेस्ड है। एक तो नेचर मेड है और एक आर्टिफिशियल मेड है। नेचर मेड लाइक अ सेक्स, जेंडर अलग अलग है सबका, एज अलग अलग है सबकी, एज के हिसाब से आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है। वहीं में आर्टिफिशियल मेड की बात करूँ तो वो कास्टिज्म है, इकोनॉमिक गैप है, स्टेटिज्म है कि मैं इस प्रांत से हूँ, मैं उस प्रांत से हूँ, नेशनैलिटी है, दैट इज द डिफरेंट। कलर है, नहीं कलर तो आपका नेचर मेड ही आएगा। ठीक है, दैट इज द डिफरेंट। अब जो नेचर मेड जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी एक्सेप्ट इट। हमें इनसे लड़ना नहीं है, नेचर से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। जो मेल है वो मेल ही रहेगा, फीमेल नहीं बन जाएगा। और हम कितनी कोशिश कर ले, मेल और फीमेल कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इक्वली। जब नेचर उनको बड़ा डिफरेंस करके भेज रहा है, फीमेल को इमोशनली स्ट्रांग बना रहा है, मेल को फिजिकली स्ट्रांग बना रहा है, तो हाउ कैन यू मेक देम इक्वल? अब उनको इक्वल नहीं बना सकते तो उनको इक्वल एक्सेप्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि स्पोर्ट्स में हमने फीमेल्स के लिए रूल्स अलग बनाए, मेल्स के लिए अलग बनाए। कोई हमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है तो मेल्स के लिए थोड़ा टफ रखा, फीमेल्स के लिए थोड़ा इजी रखा, ताकि वो सेम लेवल पे आ जाए। यू गेट दैट पॉइंट? कंपटीशन दोनों का सेम ही है, जितना स्ट्रगल फीमेल को करना पड़ रहा है उतना ही मेल को करना पड़ रहा है, बस उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से हमने रूल्स बना दिए। ठीक है, और वही जो आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन है उससे हमारी लड़ाई होगी, वो हमें धीरे धीरे खत्म करना है। चाहे वो कास्टिज्म है, स्टेटिज्म है, इकोनॉमिकल गैप है, उसे हम धीरे धीरे खत्म करेंगे। ठीक, तो देयर आर टू कंसेप्ट, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ में हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ की, और इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ में हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ द लॉ की। और बेनिफिट्स ऑफ द लॉ में हम कहेंगे कि जो इक्वल हैं वो ही इक्वली ट्रीट करे जाए, अनइक्वल हैं वो अनइक्वली ट्रीट करे जाए। गेट दैट पॉइंट? अच्छा, थोड़ा सा अच्छा मुझे एक चीज़ और आपको बतानी थी कि फंडामेंटल राइट्स हम जितने पढ़ेंगे इनके एक्सेप्शंस हैं सबके।
तो या तो मैं लास्ट में या फिर अभी पहले करवाने लास्ट में मैं इन सबके एक साथ ही एक्सेप्शन करवा दूंगा, वही आपके नॉर्मल से नेशन के इंटरेस्ट के लिए और स्टेट सिक्योरिटी के लिए, नेशन वेलफेयर के लिए, इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए। अगर हमें कोई फंडामेंटल राइट ब्रेक करना पड़ता है तो हम कर सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी के लिए हम कर सकते हैं। और वो क्या चीज़? सर एक्सेप्शन करवा दो तो मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। सर आवाज नहीं आ रही बीच में। अच्छा अच्छा, मैं बस ये कह रहा था कि आवाज नहीं आ रही थी सर आपने। अच्छा, अब आ रही है आवाज़? एक्सेप्शन का बता दो सर, उसके बाद आवाज नहीं आई, क्या बोल दिया पता नहीं चला सर। कोई नहीं, अब आ रही है ना आपको क्लियर आवाज़? आई थिंक अब भी आवाज़ नहीं आ रही है आपको। फिर से नहीं आई सर। ओके ओके, अब आ रही है। अब आप एक चेक कीजिए एक बार आवाज़। बिल्कुल नहीं। अब भी नहीं आ रही? फिर नहीं आ रही तो आ रही है सर। हाँ, अब आ रही है, अब ठीक है ना? चलो, तो मैं जस्ट एक्सेप्शन का इतना बता रहा था कि सारे फंडामेंटल राइट्स के कुछ एक्सेप्शंस हैं रिगार्डिंग कोई नेशन सिक्योरिटी के लिए, नेशनल अफेयर्स के लिए, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी बेस पे। तो हम शायद ऐसा करेंगे या उनको एक साथ कर लेंगे। ओहो, ये बड़ी प्रॉब्लम होगी। आवाज़ अभी समझ नहीं पा रहे हो क्या कह रहे हो, बीच में जैसे आवाज क्रैश हो रही है। इंटरप्ट हो रही है बार बार। अब तो ठीक हो गया सर। अब ठीक है? चलो, मैं ये बता रहा था कि जो एक्सेप्शंस हैं फंडामेंटल राइट्स के, तो वो या तो मैं उनको कलेक्टिवली करूंगा या फिर आई विल प्रोवाइड टू अ लिस्ट रिगार्डिंग द एवरी फिर से नहीं फंडामेंटल आ रही राइट। सर। अब देखिए आप, अब क्लियर होगी मेरे हिसाब से। नहीं आ रही सर।